टॉपिक है आज का डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो अर्थ जो होती है, तो अर्थ के एक्चुअली 4 मेजर डोमेन होते हैं। तो सॉलिड फेज में जो होता है सॉलिड डोमेन, उसको लिथोस्फीयर ऐसे कहते हैं। गैसियस डोमेन को कहते हैं एटमॉस्फेयर। लिक्विड डोमेन को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट होती है, तो जो भी एरिया है, तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है? तो एक इंटरेक्शन है बिटवीन सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड स्फीयर का या डोमेन्स का। तो लिथोस्फीयर होता है। तो लिथो क्या होता है? लिथो बोले तो एक्चुअली स्टोन होता है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, या आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ होता है। तो इसमें क्या होता है? क्रस्ट भी होता है और अपर मेंटल भी होता है। तो टेक्टोनिक जो प्लेट होते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है? तो ये लिथोस्फीयर का सब डिविजन भी है। तो जो सबसे जो आउटर लेयर है कि जो लिथोस्फीयर का इंटरेक्ट करता है दूसरे स्फीयर के साथ, जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फियर या बायोस्फीयर, तो उसको पेडोस्फीयर ऐसे कहते हैं। तो पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर और बायोस्फीयर, इनके साथ क्या करता है? तो इंटरेक्ट करता है। इट्स थिकनेस अराउंड 100 किलोमीटर। तो एवरेज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक इसका थिकनेस हो सकता है। जो अर्थ का जो सरफेस होता है, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। वन है कॉन्टिनेंट, दूसरा है ओशियन बेसिन। यानी कि हम कॉन्टिनेंट और ओशियन ऐसा कह सकते हैं। बेसिन यानी कि एक एरिया बोल सकते हैं, कवर्ड एरिया। तो जो कॉन्टिनेंट होता है, तो कॉन्टिनेंट क्या होता है? ये लार्ज लैंड मासेस होते हैं। तो जो अर्थ है, अर्थ पे अगर सबसे ऊंचा अगर चोटी अगर देखें तो माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। उसकी हाइट तकरीबन 8848 मीटर से अबव सी लेवल। और जो माउंट एवरेस्ट होता है वो बॉर्डर पे है नेपाल और चाइना जो है। तो उसमें से एक्चुअली वो क्या होता है कि उसमें से एक्चुअली यहाँ से ये लाइन पास करता है, जो वो पीक है। तो वो एक्चुअली बॉर्डर पे है, इंडिया, नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर से पास करता है। तो ओशियन जो है, तो ओशियन बेसिन क्या है? तो ओशियन बेसिन है कि जो ह्यूज वाटर बॉडीज है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? ओशियन बेसिन, या हम ओशियन भी कह सकते हैं। तो मरियाना ट्रेंच है, जो डीपेस्ट ओशियानिक ट्रेंच है, जिसकी गहराई तकरीबन 11034 मीटर्स यानी 11 किलोमीटर और 34 मीटर्स तक है। और ये पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ओशियन बेसिन में जो भी मरियाना ट्रेंच है वो अराउंड 69 किलोमीटर वाइड है और 2550 किलोमीटर लेंथ में यानी कि लंबी है। तो मरियाना जो ट्रेंच है, तो उसका नाम जो है वो आ गया है मरियाना आइलैंड से। उसकी वजह से उसको मरियाना ट्रेंच ऐसे कहते हैं। और जो मरियाना आइलैंड है, जो मरियाना ट्रेंच है, उससे तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है वो आइलैंड। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें, तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है अर्थ पे वो है एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज एशिया। सबसे मोस्ट पॉपुलस भी एशिया ही है। तो वर्ल्ड की जितने भी पॉपुलेशन है, उसमें अराउंड 60% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? तो एशिया रहती है, एज पर द 2019 रिकॉर्ड्स। जो भी है अर्थ का जो भी लैंड का एरिया है, उसमें से 30% जो एरिया है वो कॉन्टिनेंट एशिया कवर कर लेता है। अगर एशिया की बात करें, तो नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है उसके, और उसके राइट में यानी कि ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, और उसके साउथ में एशिया के इंडियन ओशियन आता है। एशिया और अफ्रीका जो है, तो उनको सेपरेट किया जाता है सुएज कैनाल द्वारा। एशिया एंड यूरोप जो है, तो उसको अगर सेपरेट करते हैं ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। अफ्रीका की बात करें, तो अफ्रीका ये एक्चुअली जो कॉन्टिनेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ है। तो ये कवर करता है 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अफ्रीका इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस, यानी कि एशिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोग रहते हैं, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रहते हैं। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, तो लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका कहाँ आता है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है लार्ज पार्ट ऑफ, यानी कि कुछ पोर्शन है उसका सदर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एक्चुअली ये जो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, तो ये लैटिट्यूड पास करने वाला ये अकेला कॉन्टिनेंट है कि जिसमें से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों उससे पास करते हैं। तो वर्ल्ड का जो भी लार्जेस्ट रिवर है नाइल, तो वो अफ्रीका में है। तो नाइल की एक्चुअली 2 मेन ट्रिब्यूटरीज है, और वो 11 कंट्रीज से पास करती है रिवर। तो जो नाइल रिवर है वो फ्लो करती है टांजानिया से इजिप्ट तक, और ये नॉर्थवर्ड मूव करती है, यानी कि साउथ से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। उसकी जो कुल लंबाई है यानी लेंथ है, वो है 6650 किलोमीटर लॉन्ग।
जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हॉटेस्ट अगर डेजर्ट है तो वो सहारा डेजर्ट है। तो वो भी अफ्रीका में ही, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो वो एक्चुअली स्प्रेड करता है अटलांटिक ओशियन से वेस्ट से लेके रेड सी या ईस्ट तक, और ये कवर करता है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट के अगर नॉर्थ में देखेंगे तो आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा, सहारा डेजर्ट के वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशियन मिलेगा, और सहारा डेजर्ट के ईस्ट में आपको रेड सी मिलेगा। यूरोप की बात करें तो ये यूरोप एक्चुअली 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। लैंड मास की अगर बात करें तो 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ है। ये ऑक्यूपाई करता है 2% ऑफ टोटल लैंड ऑन द अर्थ, और रशिया इसकी सबसे बड़ी कंट्री है इस कॉन्टिनेंट की। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो जन्म हुआ है वह यूरोप में ही हुआ है। तो अटलांटिक जो भी करंट है, अटलांटिक यानी कि ओशन के करंट है, तो अटलांटिक करंट क्या करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करती है यूरोपियन क्लाइमेट को, यूरोपियन जो भी कॉन्टिनेंट है उसके क्लाइमेट को मॉनिटर करने में या कंट्रोल करने में। अगर हम यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उनके यूरोप कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है। अगर वेस्ट की बात करें तो अटलांटिक ओशियन है। अगर यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसके साउथ में अटलांटिक ओशियन आता है। अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड। ये कम्प्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये कम्प्लीटली कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न साइड में है। तो इस्थमस ऑफ पनामा जो है तो वो एक नैरो स्ट्रिप है जो सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका को एंड साउथ अमेरिका को। इस्थमस ऑफ पनामा सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को। तो नॉर्थ अमेरिका के अगर मान लीजिए नॉर्थ में देखेंगे तो आर्टिक ओशन मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के अगर हम वेस्ट में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन आएगा, एंड नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन आता है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में 12 सोवेरियन स्टेट है, हम उनको कंट्री भी कह सकते हैं। तो 12 सोवेरियन कंट्रीज है साउथ अमेरिका में। तो ये लोकेटेड है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑन द अर्थ। तो ब्राज़ील इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, और एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट भी कंट्री है साउथ अमेरिका में। तो एंडी जो माउंटेन है, तो एंडीज माउंटेन भी कहाँ आते हैं, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो ये क्या है, जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, एंडीज माउंटेन। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो अमेजन है वो भी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है। तो साउथ अमेरिका के अगर मान लीजिए वेस्ट में देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा। अगर ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में अटलांटिक ओशियन मिलेगा। अगर हम साउथ साइड की बात करते हैं तो साउथ में हमें सदर्न ओशियन मिलेगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है सभी कॉन्टिनेंट में, और ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में अवेलेबल है या ऑलरेडी उधर फैला है। तो एक्चुअली जो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसके चारों बाजू से ओशियन और सी से घिरा है, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट ऐसे भी कहते हैं। उसके बाद है कॉन्टिनेंट हमारा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ये ह्यूज कॉन्टिनेंट है, और ये कम्प्लीटली कहाँ लाई करता है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर हम साउथ पोल की बात करें, जो साउथ पोल जो हम जनरली बात करते हैं साउथ पोल या नॉर्थ पोल, जो साउथ पोल है वो क्या है, सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका का। और एक्चुअली ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है कम्प्लीटली परमानेंटली कवर्ड रहता है थिक आइस से। तो एक्चुअली बहुत सारी कंट्री ने उधर क्या है रिसर्च सेंटर डाले हैं। तो इंडिया ने भी वहाँ रिसर्च सेंटर डाले हैं फॉर डिफरेंट पर्पज। तो मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है और भारती है। तो ये क्या है, रिसर्च सेंटर है इंडिया के अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद है हमारा टॉपिक हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है कि जहाँ भी आपको पानी मिलता है या पानी का फॉर्म मिलता है तो उसको हाइड्रोस्फीयर ऐसे कहते हैं। तो इंक्लूड्स वाटर ऑन द अर्थ इन ओशियन, उसमें ओशियन भी आते हैं, सी आते हैं, रिवर आते हैं, लेक आते हैं और ग्लेशियर्स भी आते हैं। तो दुनिया में जितना भी पानी अवेलेबल है तो उसमें से 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर रहता है मैक्सिमम, और उसमें से जो भी 2.5% है, अगर उसमें से 69% की बात करें तो 69% जो वाटर है और आइस और स्नो के फॉर्म में अवेलेबल है अर्थ पे। और जो भी 97.5% जो भी बाकी पानी है तो वो क्या है, वो सॉल्टी वाटर है। तो वो क्या है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, यानी कि ह्यूमन बींग उसको कंज्यूम कर नहीं सकते या पी नहीं सकते। तो अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द अर्थ जो भी एरिया है तो वो कवर्ड करता है ओशियन द्वारा।
जो भी टोटल एरिया है अर्थ का, तो उसमें से 70% जो भी एरिया है वो कवर करता है ओशन। अगर हम ओशन की बात करते हैं तो ओशन में हमें 3 मेजर मूवमेंट दिखती है। एक है वेव्स, एक है टाइड्स और तीसरा है ओशियनिक करंट। तो वेव्स, टाइड एंड ओशियनिक करंट क्या है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा ओशन अलग से है या सेपरेटली है। तो सभी ओशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सबसे अगर बड़े ओशियन की बात करें तो वो है पैसिफिक ओशियन। तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। और अगर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, ये इसको सराउंड करते हैं। तो ये लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर इसकी लंबाई देखें तो ये तकरीबन आएगा 16,000 किलोमीटर। अगर नॉर्थ टू साउथ अगर इसकी मान लीजिए वापस लंबाई देखें तो ये जाएगा 14,880 किलोमीटर। अगर एवरेज डेप्थ बात देखी जाए तो एक्चुअली ये सबसे डीपेस्ट ओशन है इन सारे ओशन में। तो ये एवरेज उसकी डेप्थ आती है 4,572 मीटर। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे आइलैंड आते हैं। तो इसमें 2,000 से भी ज़्यादा आइलैंड इसमें कवर करते हैं। अगर हम अटलांटिक ओशियन की बात करें तो अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है इन द वर्ल्ड। तो ये एस शेप का आता है। अटलांटिक जो ओशियन है उसका शेप ऐसा होता है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय, यानी कि उसके बाजू बाजू में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वेस्टर्न साइड में, एंड यूरोप एंड अफ्रीका कहाँ है तो ईस्टर्न साइड में है। तो जो डीपेस्ट ट्रेंच है अटलांटिक ओशियन में, तो डीपेस्ट ट्रेंच अटलांटिक ओशियन में है वो प्यूरेटो रिको ट्रेंच। और ये जो ओशियन है ये 20% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। एक्चुअली इसका जो नाम है अटलांटिक ओशियन का वो ग्रीक टाइटन एटलस के नाम पे रखा है। और ये जो सरगासो सी है, तो जो भी बाउंडलेस सी है, विदाउट बाउंड्री जो भी सी है सरगासो सी, तो इसका भी होम है अटलांटिक ओशियन। और जो भी टाइटैनिक का जो भी जहाज डूब गया था वो इसी ओशियन में डूब गया था। और ये जो ओशियन है ये सॉल्टिएस्ट है, यानी कि उसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा है सभी ओशन के कंपेयर में। अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो ये अकेला ओशियन है कि जिसका नाम किसी कंट्री पे रखा है, यानी इंडिया। इसका शेप ट्रायंगुलर होता है। इंडियन ओशियन की अगर हमने वेस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अगर उसके ईस्ट में जाएंगे तो हमें मिलेगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या सदर्न ओशन ऐसे भी मिल सकते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ओशियंस, यानी कि अगर हम 3 अगर बड़े ओशियन देखें, यानी कि अटलांटिक मीन्स पैसिफिक और पैसिफिक और अटलांटिक के बाद इंडियन ओशियन आता है। इट इज स्मॉलेस्ट अमंग ऑल 3 ओशियन। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, यानी कि सबसे पहले आएगा पैसिफिक, उसके बाद आएगा अटलांटिक और तीसरा आएगा इंडियन। जो भी एक्चुअली वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसमें से 70% जो भी वर्ल्ड का कंटेनर का ट्रैफिक है वो इसी ओशियन थ्रू पास होता है। और ये एक्चुअली क्या है कि 1/5 ऑफ वाटर, यानी कि जो भी अर्थ का जितना भी वाटर है उसमें से 1/5 वाटर इंडियन ओशन कवर करता है। तो ये यंगेस्ट है, यानी कि अटलांटिक और पैसिफिक की तुलना में ये जो ओशियन है ये यंगर है इन दोनों से, या यंगेस्ट बोल सकते हैं इन तीनों में। इट इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न एंड मानसून डायनामिक्स अक्रॉस इंडियन ओशियन रीजन। तो एक्चुअली ये जो इंडियन ओशियन है तो ये इम्पैक्ट करता है वेदर पैटर्न को। और जो भी मानसून आता है साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में आने के लिए प्रमुख जो जिम्मेदार ओशियन है तो वो इंडियन ओशियन ही है। अगर हम सदर्न ओशियन की बात करें तो इट सराउंड द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का जो भी ओशियन है या अंटार्कटिका जो भी कॉन्टिनेंट है उसको सराउंड करने वाले ओशियन को सदर्न ओशियन ऐसे कहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये अकेला ओशियन है कि जो तीनों दूसरे ओशियन को टच करता है, यानी कि पैसिफिक को भी टच करता है, या अटलांटिक को भी टच करता है, या इंडियन ओशियन को भी टच करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्चुअली ये जो सदर्न ओशियन है ये एक्सटेंशन है पैसिफिक ओशियन का, अटलांटिक ओशियन का एंड इंडियन ओशियन का। ये जो सदर्न ओशियन है ये फॉर्म हुआ था अराउंड 34 मिलियन ईयर्स एगो। और जो भी दुनिया का जो भी ओशियन का अर्थ का जो भी एरिया है उसमें से 1/16 ऑफ टोटल अर्थ एरिया सदर्न ओशियन कवर करता है। एक्चुअली ये जो सदर्न ओशियन है ये 3 ओशन से बना है, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन से। इट सराउंड्स कॉन्टिनेंट, तो ये अंटार्कटिका को कवर करता है। इसको अंटार्कटिक ओशियन ऐसा भी कहा जाता है। और ये जो ओशियन है ये किसी भी कंट्री के साथ कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है।
आर्टिक ओशियन जो है वो आर्टिक सर्कल में आता है एंड वो क्या करता है, नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है, तो बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, बेरिंग स्ट्रेट आर्टिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है। तो आर्टिक जो ओशियन है वो स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ऑफ द अदर ओशियन। अगर दूसरी ओशियन की तुलना करें तो ये स्मॉल भी है एंड शैलो भी है, यानी कि इतना गहरा नहीं है। इट कंटेन 10% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर सप्लाई। तो इसके पास क्या है, बहुत सारा ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर में जो भी फ्रेश वाटर है तो इसमें से 10% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर कैरी करता है। लोएस्ट टेम्परेचर, देखिए अगर मान लीजिए आर्टिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन की बात करें तो यहाँ तक अभी तक जो भी मिनिमम टेम्परेचर देखा गया वो आ गया है -68 डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम अंटार्कटिक की बात करें तो अभी तक रिकॉर्ड जो है तो उसमें -92 है अंटार्कटिक का, और यहाँ -68 डिग्री तक है। तो ये एक्चुअली आर्टिक जो ओशन है आपको यहाँ पोलर बियर मिलेंगे। तो ये यहाँ अराउंड 4 मिलियन पीपल भी रहते हैं आर्टिक ओशन में। ओशन इंपॉर्टेंट, ओशन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ओशन इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, उससे बहुत सारा खाना भी मिलता है, जॉब्स मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रिक्रिएशन फैसिलिटी, हम घूमने के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी मेडिसिन भी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, और जो भी उससे जो भी खाना मिलता है यानी कि प्रोटीन का जो भी सोर्स है, फिश वगैरह या ओशियानिक एक्चुअली जो भी एनिमल्स है, तो वो जो खाना है तो वो एक्चुअली 3 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड करता है ओशियन। उसके बाद है हमारा टॉपिक एटमॉस्फेयर। तो अर्थ क्या है, अर्थ के अराउंड क्या है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है या लेयर ऑफ गैसेस है। तो लेयर ऑफ गैस को ही क्या बोलते हैं, अराउंड द अर्थ, उसको ही एटमॉस्फेयर ऐसे कहते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर अगर देखा जाए तो अभी तक देखा गया है तो 1600 किलोमीटर तक वो पाया गया है। तो एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर होती है। सबसे पहले लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर होती है मिजोस्फेयर, उसके ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, और उसके ऊपर होती है एक्सोस्फेयर। तो जो भी 100% एयर है तो 100% एयर में क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है एंड 1% अदर गैसेस होती है। तो 99% ऑफ एयर जो है वो अराउंड ज़मीन से यानी कि अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर आपको मिलेगी। एयर प्रेशर जैसे जैसे हाइट ज़मीन से ऊपर ऊपर जाएगा वैसे वैसे एयर प्रेशर कम कम होता जाएगा। और एयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है टू सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि विदाउट एयर लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड ऑन द अर्थ। अर्थ का जो भी ग्रेविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को पकड़ा के रखा है उन्होंने अर्थ के ऊपर। क्योंकि अगर मान लो अर्थ का ग्रेविटी नहीं होता तो जो भी गैसेस है जो गैसेस है अर्थ के ऊपर वो कहीं की कभी स्पेस में चली जाती थी वो, लेकिन बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी वो अर्थ से जुड़ी है। तो अर्थ का जो भी एयर है वो क्या करता है, बहुत सारे यूवी रेस को रोकता है वो या कंट्रोल करता है सन से आने वाली। तो जो भी एयर का जो भी कंपोजिशन है उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गॉन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, और ट्रेस अमाउंट में आपको मिलेगा उसमें नियॉन गैस, हीलियम गैस, मीथेन गैस, क्रिप्टॉन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड वाटर वेपर मिलेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। हवा में एक्चुअली एयर में हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी मिलेंगे, और डस्ट पार्टिकल वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। तो जिसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं और वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं, और जिससे वजह से क्लाउड बनते हैं। यानी कि अगर वो डस्ट पार्टिकल नहीं होते तो क्लाउड कभी भी नहीं बनते थे। ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर अराउंड 10 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से अगर देखा जाए तो 10 किलोमीटर से स्टार्ट होकर अराउंड ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर तक हमें दिखते हैं। और ये ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करते हैं, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जो भी अर्थ पे जो भी बायोटिक चीज़ है यानी कि जिसमें भी जान है तो उनको एक्चुअली नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। यानी कि अगर आप कभी भी प्रोटीन देखते हैं तो प्रोटीन में मिनिमम जो कंपोनेंट जो मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन होता है। अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें यानी कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ की एयर की बात करें तो उसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस। ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस यानी कि जो भी क्लाइमेटिक फेनोमेना है वो इसी स्फीयर में होते हैं। और फॉर एवरी 165 मीटर यानी कि अगर हम 165 मीटर अगर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको ही नॉर्मल लैप्स रेट ऐसा कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड -80 डिग्रीज होता है इक्वेटर में, और -45 डिग्रीज होता है एट पोल। ट्रोपोपॉज पे यानी कि -80 इक्वेटर पे आपको दिखेगा टेम्परेचर,
एंड अगर पोल्स की बात करें तो हमें वही टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस तक दिखेगा। अगर स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर ये सेकंड लेयर है। तो ये एक्चुअली ज़मीन के जो भी अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस से हमें 50 किलोमीटर तक मिलती है मैक्सिमम। तो जो भी एक्चुअली एयरप्लेन होते हैं वो एक्चुअली इनिशियल लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में ही फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कोई भी वेदर फिनोमेना इधर नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो इंटरनेशनल प्लेन है या डोमेस्टिक प्लेन है, दे कैन इजीली फ्लाई इन दिस लेयर। अगर बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया है कि जहाँ भी आपको क्या मिलती है कि वहाँ आपको कोई भी जान मिलती है, यानी कि लिविंग थिंग्स मिलती है। तो दिस इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लाइफ इज फाउंड। अगर मान लीजिए कहीं आपको ये नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी लाइफ नहीं है, इवन इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इवन वायरसेस, इवन फंजाई, इवन algae, तो आप उसको बायोस्फीयर नहीं कह सकते उस पर्टिकुलर एरिया को। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपको बहुत डीपेस्ट ट्रेंच में भी मिलता है, इवन क्लाउड में भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं, आपको एयर में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, तो ये सारा एरिया क्या है, तो एक बायोस्फीयर का हिस्सा है। तो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट की जहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर में प्लांट भी आते हैं, एनिमल में आते हैं, और मेजरली अगर बात करें तो प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं और डिकम्पोजर्स आते हैं। अगर बायोस्फीयर के अगर कंपोनेंट देखें तो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें। बायोस्फीयर दो कंपोनेंट से बना रहता है, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग कंपोनेंट, एंड बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट। तो अबायोटिक जो कंपोनेंट होता है उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया, वाटर, न्यूट्रिएंट, गैसेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि जिसमें जान नहीं है, ये सारे सब्सटेंसेस किस में आएंगे, तो अबायोटिक में आएंगे। तो अगर बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में प्रोड्यूसर आएंगे। प्रोड्यूसर यानी कि मेनली खास करके प्लांट्स, कंज्यूमर यानी कि एनिमल आ गए, बैक्टीरिया आ गए, इवन आपके फंजाई आ गए, और डिकम्पोजर्स आ गए। तो डिकम्पोजर्स में क्या आ गए कि बहुत सारे बैक्टीरिया एंड बहुत सारे फंजाई क्या आते हैं, इसमें आते हैं। बायोस्फीयर अगर साइकिल की बात करें तो बायोस्फीयर में बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल यानी वाटर साइकिल आता है। बायोस्फीयर अगर रिजर्व की बात करें तो एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, कोर, बफर एंड मैनिपुलेशन। यानी कि इन दोनों के बीच का, कोर और बफर के बीच में जो भी आएगा एरिया, तो उसको मैनिपुलेशन हम कह सकते हैं। बायोस्फीयर जो इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि जो भी लाइफ जो अर्थ पे आई है, वो हम कह सकते हैं अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे आया है। और एक्चुअली बायोस्फीयर इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका अगर निभाता है तो वो बायोस्फीयर है, और ये बहुत क्रिटिकल भी होता है क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए। बायोस्फीयर में क्या क्या आ सकता है, फिश आ सकते हैं, algae, फंजाई, प्लांट्स, इंसेक्ट, आर्किनिड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, तो ये सब बायोस्फीयर का हिस्सा है। और बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया है, ऑल दैट एरिया और रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट।